हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 7 देखेंगे, जिसका मुख्य टॉपिक होगा अपवर्तन। इसके पहले के वीडियोज में या इसके पहले के जो टॉपिक्स थे उसमें हम लोग परावर्तन के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम जो कुछ भी अध्ययन करेंगे उसका वो अपवर्तन से रिलेटेड होगा। तो जो वीडियो हम कवर करेंगे उसमें देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे अपवर्तन, फिर अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का उदाहरण जानेंगे, उसके बाद से हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे, फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक और प्रकाश की कर्मण्यता का सिद्धांत उदाहरण सहित जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखें अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन थोड़ा सा हम बैकअप करेंगे। परावर्तन की घटना में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन ये हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था। ये जो घटना है वो अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन में क्या होता है, देखिए परावर्तन में क्या हमने पढ़ा कि परावर्तन एक माध्यम में होने वाली घटना थी, और जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन में प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। तो यहाँ पर अपवर्तन है क्या, जब प्रकाश, यहाँ देखिए ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ये सीमा पृष्ठ है, ये सीमा पृष्ठ है। ये मान लीजिए कोई माध्यम 1 है और एक माध्यम 2 है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए ये प्रकाश इस बिंदु पर आपतित हुआ है, तो इसका रियल पाथ क्या होगा, रियल ये होगा, पर वास्तव में इस तरह नहीं जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है, या तो यहाँ से वो इधर चला जाएगा या फिर यहाँ से इधर चला आएगा। वो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाएगा। यानी प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने ओरिजिनल मार्ग से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह देखिए, अगर वो बदलता नहीं अपने मार्ग को तो इस रास्ते से आया होता, लेकिन ये इस रास्ते से नहीं आ सकता, या तो इस रास्ते से चला जाएगा, नहीं तो इस रास्ते से। अर्थात इसे हम कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, या तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हटता है। अब हम जानेंगे कि वो कब अभिलंब की से दूर हटता है और कब अभिलंब की ओर झुकता है। तो यहाँ देखिए, इसे हम समझें कि प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना है। यहां ध्यान से देखेंगे, अगर प्रकाश, ये मान लीजिए कोई सघन माध्यम है और ये माध्यम है विरल। ध्यान से देखिए, सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे सघन कहा जाता है। और विरल किसे कहा जाता है, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वायु, जल, कांच, हीरा, ये सब क्या है, इन सब में प्रकाश चल सकता है। ये सभी कैसे मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। वायु में प्रकाश चल सकता है, जल में भी प्रकाश चल सकता है, कांच में भी प्रकाश चल सकता है और हीरा में भी प्रकाश चल सकता है। तो देखिए,
जल की बात की जाए तो इसके माध्यम के कण पास पास होते हैं। कांच की बात की जाए इसमें भी माध्यम के कण पास पास होते हैं। हीरा की बात की जाए तो उसमें भी माध्यम के कण पास पास होते हैं। तो ये जो है देखिए ये विरल है और ये इसकी तुलना में अगर हम पेयर बना लें, यहाँ पर वायु बना लें और यहाँ पर जल बना लें, तो ये हमारा क्या है, ये विरल है और ये क्या है, सघन है। अगर हम इस तरह से जल बना लें और कांच बना लें तो जल हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा सघन। ठीक है, मतलब दो माध्यम हम ले लेंगे, उसमें से जिस दोनों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे के सापेक्ष जिसमें माध्यम के कण पास पास होंगे वो सघन होगा और जिसमें दूर दूर होंगे वो विरल होगा। तो वायु जो है जल की तुलना में विरल है और जल वायु की तुलना में सघन है। अगर हम जल और कांच की बात करें तो जो जल है वो कांच की तुलना में विरल है और जो कांच है वो जल की तुलना में सघन है। यानी कांच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो जल की तुलना में बहुत पास पास होते हैं। इसी तरह से अगर हीरा की बात की जाए तो हीरा कांच की तुलना में सघन होता है। तो ऐसे ध्यान देखिए सघन और जल माध्यम। तो देखिए ये प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो ये क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। जब कोई प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से क्या होता है, दूर हटता है। देखिए ये अविलंब है, इससे दूर हटा है। ठीक, और अगर कोई प्रकाश यहाँ देखेंगे ये विरल है और ये सघन है, अगर विरल से सघन में जा रहा है तो वह विलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन है। अगर वो सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा और विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की ओर झुक जाएगा। तो प्रकाश जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। उसका अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखिए अपवर्तन के उदाहरण हम देख लेते हैं कि अपवर्तन के क्या उदाहरण है। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने देखा होगा कि अगर हम किसी परकनली या किसी गिलास में हम एक पेंसिल रख दें तो वो पेंसिल का जो डूबा हुआ भाग होता है वो टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा आप भी देख सकते हैं या देखे भी होंगे कि पानी में अगर हम पेंसिल डाल दें तो जो पानी में डूबा हुआ पार्ट होता है, जो डूबा हुआ भाग होता है, वो ऊपर की तुलना में टेढ़ा दिखाई देता है। इस घटना के पीछे क्या कारण है? इस घटना के पीछे प्रकाश का अपवर्तन कारण है। आप अपना अंगुली डालकर पानी में देखेंगे तो वो अंगुली भी आपको थोड़ा सा मोटा प्रतीत होगा। इसके पीछे भी कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ये कुछ इस तरह की घटनाओं में दिखाई देता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि उसमें चमक महसूस होता है, या कोई अगर आप सिक्का डाल दें पानी में तो वो सिक्का जैसे लगता है कि थोड़ा सा उठा हुआ है। अगर बाल्टी है, उस बाल्टी में अगर आप सिक्का डाल दें तो क्या होगा, वो सिक्का जब तली पर चला जाएगा तो ऐसे लगता है कि उस तली को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर वो दिख रहा है। उसमें सिर्फ यही होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो जैसे जल से वायु में आती हैं तो जल जो है सघन है वायु की तुलना में, तो सघन से विरल में जाते समय विलंब से मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें मतलब दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए तारों का टिमटिमाना, आपने पढ़ा भी होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो होता यह है तारों के टिमटिमाने के पीछे भी अपवर्तन ही मुख्य कारण है। अब इसमें क्या है कि तारे बहुत दूर हैं पृथ्वी से, और दूर से जब प्रकाश की किरणें आती हैं उन्हें बहुत सारे सघन और विरल माध्यमों का
से पास होकर आना पड़ता है। मतलब तारों से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक उसे कई सघन विरल माध्यमों का सामना करना पड़ता है। तो जो तार प्रकाश आता है वो सघन विरल माध्यमों से होते हुए आता है। जब वो किसी सघन से किसी विरल में जाता है तो वह विलंब से दूर हटता है, और विरल से सघन में जाता है तो वह विलंब की ओर झुकता है। तो झुकने और दूर होने के केस में होता ये है कि कभी हमारे नेत्र में प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश करती है और कभी प्रकाश की ज्यादा मात्रा प्रवेश करती है। तो कम अधिक प्रकाश का हमारे नेत्र में प्रवेश करना ही तारों का टिमटिमाना है। टिमटिमाने का क्या मतलब होता है? कम अधिक प्रकाश का आना। जैसे बल्ब जलता है तो कभी आप कहते हैं ये टिमटिमा रहा है, यानी कम अधिक जलता है। तो वही चीज है, तारों से हमारे नेत्र में जो प्रकाश पहुंचता है वो कभी कम उसकी मात्रा आती है तो कभी अधिक मात्रा चली जाती है। तो ये कम अधिक मात्रा का आना ही टिमटिमाना कहलाता है। और कम अधिक तब आता है जब वो अधिक ढेर सारे सघन और विरल माध्यमों से होकर गुजरता है। अब विलंब की ओर झुकता है तो हमारे नेत्र में ज्यादा प्रकाश प्रवेश होता है, और जब विलंब से दूर हटता है तो नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश होता है। तो यही घटना है। तो ये थे अपवर्तन के उदाहरण, जिसमें किसी पानी में अगर पेंसिल रख देते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। सिक्का अगर उसमें डुबा देंगे तो भी थोड़ा सा तले से उठा हुआ प्रतीत होता है, या जो तारों का टिमटिमाना है, ये सब क्या है? अपवर्तन के कारण है। तो अब उसके बाद से हम देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है इसको देख लें। अपवर्तनांक से पहले हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ये टॉपिक कवर करना दिमाग से उतर गया था। देखिए अपवर्तन के नियम, हमने अपवर्तन पढ़ा तो अपवर्तन के नियम को पहले हम देख लेते हैं, तब जाकर हम अपवर्तनांक देखेंगे। तो देखिए अपवर्तन के दो नियम हैं। इस फिगर को हम बना लेते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे। हम सपोज करते हैं कि ये विरल है और ये सघन है, क्योंकि जो फिगर बना है उसमें आपको दिख रहा है कि प्रकाश जा रहा है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब गया है तो विलंब की ओर झुका है। इसका मतलब कि वो विरल से सघन में जा रहा है, क्योंकि यही होता है जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है तभी वो विलंब की ओर झुकता है, अन्यथा नहीं झुकता है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें हम ए बी सी, जो ए बी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ये जो किरण दूसरे माध्यम में गया है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और ये जो दिख रहा है ये कहलाता है अभिलंब। ये तो हमने पहले भी बताया है, अभिलंब होता है, इसको मैंने पहले भी बताया है। ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तन के दो नियम हैं, उसमें हम पहला नियम देखेंगे, टोटल स्टेटमेंट है। देखिए अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु है। एक बार और सुने, अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है हमारा अपवर्तन का प्रथम नियम। चाहे आप पर लिख सकते हैं, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये है अपवर्तन का प्रथम नियम।
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो इसका सेकेंड लॉ है, जो दूसरा नियम है इसका, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए, यहाँ देखिए, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहते हैं इसको। ये है आपतन कोण। और यहाँ जो एंगल बना है इसको कहा जाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें बताया जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो सदैव नियतांक होता है। यहाँ पर देखिए, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसमें क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, जिसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, साइन। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है, या यूं लिख सकते हैं कि नियतांक होता है। देखिए, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या, साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियतांक होता है, अर्थात साइन आर ई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। साइन आई, देखिए, आई की ज्या और आर का ज्या, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवर्तन का दूसरा नियम। यह अपवर्तन के नियम पूछा जाता है, ध्यान देंगे। पहला है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है, आप ऐसे लिख देंगे, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, नियत या नियतांक होता है। यहाँ पर साइन आई अपान साइन आई इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। स्नेल का नियम कहा जाता है अपवर्तन के दूसरे नियम। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो ये था अपवर्तन का नियम, अपवर्तन से संबंधित कुछ बातें। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक। ये जो अपवर्तनांक है ये पूरी तरह से अपवर्तन के दूसरे नियम पर आधारित है। देखिए, अपवर्तनांक इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक है क्या? तो हमने अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा, उसमें हमने जाना कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। वही चीज अपवर्तनांक भी है। जो नियत मान आता है, जो नियतांक हमें मिलता है, वही नियतांक कहलाता है अपवर्तनांक। हमने लिखा ना साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वही साइन आई अपान साइन आर जो है वही कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक ना? तो यहाँ देखिए, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू
क्या होता है, n। जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम किससे डिनोट कर देते हैं, n से, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। तो ये नोटेशन है, इसको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, तो जिस तरह से कोई जरूरी नहीं है, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। तो ध्यान से देखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, पारदर्शी बोलना जरूरी है क्योंकि प्रकाश सभी माध्यमों में गमन नहीं कर सकता है। तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यही है अपवर्तनांक का डेफिनेशन, sin i अपॉन sin r इक्वल टू 1n2, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये है अपवर्तनांक। जैसे अगर हम यहाँ लिखें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर हमको लिखना है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ANW, A फॉर एयर एंड W फॉर वाटर। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, सॉरी वाटर यानी जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, A फॉर एयर एंड W फॉर वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को हम A एंड W से डिनोट करेंगे। अगर जल में आपतन कोण I है तो sin I हो जाएगा, और वायु में आपतन कोण I है तो sin I, और जल में अपवर्तन कोण R है तो sin R हो जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। अगर हमको लिखना है इस तरह से, जल के सापेक्ष अगर हमको कांच का अपवर्तनांक लिखना है, कांच का अपवर्तनांक तो वो हो जाएगा WNG, W फॉर वाटर एंड G फॉर ग्लास। ग्लास के लिए G मतलब कांच के लिए G और जल के लिए W। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ जो भी होगा यही फार्मूला आएगा I/R। तो ऐसे हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं, जो कि और कुछ नहीं है, पहले और दूसरे माध्यमों में बने आपतन और अपवर्तन कोणों के ज्याओं का यानी साइन का अनुपात ही होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्व की चीज है। अब थोड़े समय के लिए देखना निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक देखना हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक से ही रिलेटेड है। हम अभी जिक्र कर रहे थे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का, या कांच के सापेक्ष हीरे का कहा जा सकता है। तो वायु भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, हीरा भी एक माध्यम है। तो यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर हमने देखा तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का देखा। जल के सापेक्ष अगर हमने कांच का देखा तो भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का देखा। यहाँ पर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है।
निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई नोटेशन नहीं मिलेगा हम लोगों को, बस समझ लीजिए कि अगर ये n है, जैसे आप पढ़ेंगे कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है जल का, तो ये जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है, ये निकाला जाता है निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, तो ये सब है, इसे याद रखेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो माध्यम होता है वो कुछ नहीं होता है, निर्वात होता है। आपको पहले भी बताया गया है कि निर्वात जहाँ पर माध्यम के कण नहीं पाए जाते, अर्थात जहाँ पर वायु नहीं होती